गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 4 की जो क्लासेज चल रही है, उसमें दोस्तों हम टॉपिक नंबर 5 में हैं, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक, जिसमें हम भारत के नैतिक विचारक और दार्शनिक फिनिश कर चुके हैं और विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक पढ़ रहे हैं। तो विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान जो है, इसकी दोस्तों आज ये सेकंड क्लास है हमारी। कल हमने डिस्कस किया था, अब्राहम लिंकन को पढ़ा था और नेल्सन मंडेला को पढ़ा था और कार्ल मार्क्स को पढ़ा था। ठीक है, आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, जॉन रॉल्स पढ़ेंगे और ब्रेडले पढ़ेंगे, हीगल पढ़ेंगे और सोफिस्टों का दर्शन, ये हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, रिमेनिंग जो है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट, बेंथम और मिल। तो हमारी क्लासेस दोस्तों आपको पता ही है, सोमवार से शुक्रवार होती है। तो कल शनिवार है, कल हमारा ऑफ रहेगा, 2 दिन आपको रिवीजन करना है और मंडे को हम ये टॉपिक फिनिश कर लेंगे दोस्तों। इसलिए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इमैनुअल कांट, बेंथम एवं मिल। जय हिंद विराज। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, जॉन रॉल्स से स्टार्ट करते हैं। जॉन रॉल्स अमेरिकन फिलोसफर हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन फिलोसफी दी। इनका जो सिद्धांत है दोस्तों, वो है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत दिया था एक्चुअली इन्होंने, कि न्याय क्या है ये बताया था और उस न्याय को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ये डिस्कस किया था। तो दोस्तों, जॉन रॉल्स जो है वो उदारवादी है। अब उदारवादी दार्शनिक है, उदारवाद को समर्थन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पूंजीवाद का भी समर्थन करते हैं, बाजारवाद का समर्थन करते हैं, निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं और स्वतंत्रता का भी समर्थन करते हैं। मेन रूप में यानी ये स्वतंत्रता का ही समर्थन करते हैं। ठीक है, अब इनका जो न्याय संबंधी सिद्धांत है, उसको दोस्तों वितरण मूलक न्याय या फिर प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये नियम व प्रक्रिया पर बल देते हैं। न्याय को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम और प्रक्रियाओं पर बल देते हैं, इसलिए इसको प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं। और दोस्तों, एक इनका आर्टिकल था जस्टिस एज फेयरनेस, 1958 में पब्लिश हुआ था। और एक इनकी बुक है जो 1971 में पब्लिश हुई थी, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों, आपको क्या लिखना है, आपको क्या समझना है कि जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को अपने आर्टिकल जस्टिस एज फेयरनेस एंड अपनी पुस्तक ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में इसका विवरण करते हैं और उसको वितरण मूलक न्याय या प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं। अब दोस्तों, इसको समझो, ये है क्या, मतलब इसमें वो क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी विचार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने में, पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में ही डिफिकल्ट टास्क है। तो इसको ना चार्ट के माध्यम से मैंने समझाने की आपको कोशिश करिए, तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, सुनिए दोस्तों, जॉन रॉल्स कहते हैं कि भाई न्याय का मुख्य कार्य क्या है। भाई न्याय क्या है, तो वो बताते हैं कि न्याय का मुख्य कार्य जो है दोस्तों, वो है जो प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं उनका वितरण करना। प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का वितरण करना, जो प्राइमरी सोशल गुड्स हैं उनको बांटना समाज में। अब प्राइमरी सोशल गुड्स क्या है? अब दोस्तों, प्राइमरी सोशल गुड्स ऑब्वियस सी बात है, वो है जिन पर हम सब दावा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हम किस पर दावा करते हैं? धन पर, पैसे पर, कोई पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा, पद पर, विभिन्न संसाधनों पर, अवसर पर, कोई अपॉर्चुनिटी, शक्ति, पावर, सत्ता, अथॉरिटी। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि जो प्राथमिक सामाजिक वस्तु है इनका वितरण ठीक से हो जाना चाहिए, ये न्याय का मुख्य कार्य है। और प्राथमिक सामाजिक वस्तु जो है, प्राइमरी जो सोशल गुड्स है, प्राइमरी सोशल गुड्स, उनका मतलब वो बताते हैं कि समाज में वो चीजें जिन पर समाज के लोग जिनको चाहते हैं, जिनको दावा करते हैं, जिनको प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब दोस्तों धन का दावा करते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास धन हो, हम सब चाहते हैं हमारे पास कोई पद हो, प्रतिष्ठा हो, विभिन्न संसाधन हो, हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो, अवसर हो, शक्ति हो, सत्ता हो, ये सब चाहते हैं ना समाज के लोग, यही तो चाहते हैं। तो रॉल्स कहते हैं दोस्तों कि अब इसका वितरण कैसे किया जाए, यही तो डिफिकल्ट टास्क है ना, इसको कैसे बांटा जाए। फिर आजकल तो क्या हो रखा है भाई, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास तो बहुत ज्यादा धन संपदा है, सब कुछ है, हो सकता है किसी के पास कुछ नहीं है, एक के पास सब कुछ है। तो रॉल्स कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसको कैसे वितरित किया जाए, जो प्राथमिक सामाजिक वस्तु है इनको कैसे बांटा जाए। और उसके लिए वो एक प्रक्रिया, एक नियम देते हैं कि भाई इस प्रक्रिया या नियम के हिसाब से अगर चले तो ये हो सकता है। इसके लिए नियम या प्रक्रिया की खोज करते हैं
और बोलते हैं कि यही डिफिकल्ट टास्क है, अभी हमने बताया यही मुख्य उद्देश्य और चुनौती है। और प्लस इसके साथ साथ दोस्तों ये भी तो होना चाहिए ना कि ये जो नियम और प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, एकदम निष्पक्ष, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी न्याय होगा। असल में तो तभी होगा ना न्याय, जब ये जो प्राइमरी सोशल गुड्स हैं इनका वितरण निष्पक्ष हो, मतलब कोई भी पक्षपात ना हो, किसी भी तरीके का कोई पद, प्रतिष्ठा, अवसर, शक्ति, धन कुछ भी दिया जा रहा है किसी को तो एकदम निष्पक्ष दिया जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी को दोस्तों कहते हैं जस्टिस हैज फेयरनेस, न्याय निष्पक्षता के रूप में, यानी न्याय तभी तो निष्पक्ष होगा। अब देखना बहुत ही बेहतरीन बात बताते हैं दोस्तों रॉल्स इसमें क्या कहते हैं कि अब ये जो वितरण की प्रक्रिया है कैसे ऐसी हो एकदम फेयर हो, कुछ भी इसमें पक्षपातपूर्ण ना रहे। तो क्या कहते हैं समझना ठीक से, वो कहते हैं दोस्तों अब इसकी प्रक्रिया के लिए खोज करते हैं, एक प्रक्रिया बताते हैं कि इसको ऐसे किया जाए ना तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें वो क्या बताते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि ऐसी मूल स्थिति की कल्पना करो, एक ओरिजिनल स्थिति में जाइए और वहां कल्पना कीजिए आप, सिर्फ, और ये काल्पनिक है मतलब कल्पना ही कीजिए क्योंकि असल में तो हो नहीं सकता ऐसा भी हम समझेंगे, बट एक कल्पना कीजिए। और कल्पना है, कल्पना में ये कीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं मान लीजिए, वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई न्याय को निष्पक्ष कैसे बनाया जाए, और वो आपस में बैठते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम कैसे ये बताएं कि जो प्राथमिक सामाजिक वस्तु है इनका वितरण किस तरीके से किया जाए। ठीक है, देखो इसको समझो। और वो अब इस मूल स्थिति क्या माननी है इसमें कि ऐसे समझो कि आप एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे हो। अज्ञानता का पर्दा क्या है कि आप एक ऐसी जगह पे हो, आपको नहीं पता है, क्या नहीं पता है कि भविष्य में आपकी क्या स्थिति होने वाली है, मतलब आगे आपका क्या होने वाला है, भविष्य में आपका क्या होने वाला है, या फिर मान लीजिए अभी आपका जन्म नहीं हुआ है तो आपका जन्म कहाँ होने वाला है। आप ऐसी एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे खुद को मानिए और फिर सोचिए अब आप उसका बंटवारा कैसे करोगे। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, देखिए दोस्तों ये है, ये अज्ञानता का पर्दा है, ये है अज्ञानता का पर्दा, ये अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता का पर्दा मीन्स इनको नहीं पता, अज्ञानता का पर्दा। देखो इसको ऐसे समझो, आप इधर ऐसे मानिए इस साइड में ये अज्ञानता का पर्दा है, इस पर्दे के इधर मान लीजिए 100 लोग हैं। ठीक है, 100 व्यक्ति इधर है, ये रहे 100 लोग, इधर 100 लोग हैं और इधर भी 100 लोग हैं। और इधर जो ये 100 लोग हैं ना, इनकी स्थिति क्या है पता है, इनकी स्थिति ये है, इनमें से एक व्यक्ति टॉप पर बैठा हुआ है, समाज के टॉप पर, उसके पास सब कुछ है। कुछ व्यक्ति उसके नीचे हैं, आराम से बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए, सोफे वोफे लगे हुए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो और पीछे बैठे हुए, चेयर्स पे बैठे हुए मान लीजिए वो। ठीक है, कुछ व्यक्ति और पीछे देखते हैं तो उनके लिए तो कुछ घटिया चेयर्स लगी हुई है। ठीक है, और पीछे जाते हैं तो और घटिया चेयर्स लगी हुई है, बिल्कुल स्टूल लगा दिया है। ठीक है, कुछ लोगों को दरी पट्टी पे बैठाया हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग दरी पट्टी पे बैठे। इन 100 में से 100 लोग हैं, एक टॉप पर है, उनमें से कुछ 10 एक ऐसे हैं जो बहुत उससे थोड़ा नीचे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे नीचे हैं, कुछ लोग उससे नीचे, कुछ को अच्छा बैठने को मिला है, कुछ को और बेकार मिला है, कुछ को दरी पट्टी बिठाया हुआ है, नीचे चटाई पे बिठाया हुआ है। कुछ लोग ऐसे बेचारे जिनको बैठने के लिए जगह नहीं मिले, खड़े हैं पीछे, उनको खड़ा किया हुआ है कि आप खड़े रहो, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं है। ठीक है, समझना ठीक से इसको, कुछ लोगों के लिए बैठने के लिए भी जगह नहीं है वहां पर। कुछ ऐसे हैं जिनको खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है उस स्थिति में। इस तरीके के ये 100 लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाले 100 लोग। अब इसको समझना, एक टॉप पर बैठा है, कुछ को अच्छी पोजीशन है, कुछ उससे नीचे पोजीशन है, कुछ के पास कुछ नहीं है और कुछ नीचे बिल्कुल ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। यही 100 लोग हैं। अब रॉल्स क्या कहते हैं कि एक अज्ञानता का पर्दा मानिए, एक पर्दा बनाइए काल्पनिक, और इन 100 लोगों को पूछिए जो इधर बैठे हुए हैं कि अब आप एक अज्ञानता के पर्दे में हो और आपको नहीं पता, आप वहां हो तो सही, ये तो आपको पता है, इन 100 लोगों को ये पता है कि ये यहां पर हैं, इनकी ये स्थिति है, ये 100 लोग इधर बैठे हुए, इसमें कहीं ना कहीं वो बैठे हुए हैं, या कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, या कहीं दरी पट्टी पे हैं, या कहीं हो सकता है बाहर कहीं उनको खड़े हुए भी नहीं होने दिया जा रहा है। इनको ये तो पता है कि आप यहाँ तो हो, बट इनको ये नहीं पता, ये इनका अज्ञानता का पर्दा है कि इनमें से उनकी जगह कहाँ है, टॉप पर कौन है, सोफे पर कौन बैठा हुआ है अच्छी जगह पर, यहाँ उससे नीचे थोड़ी अच्छी चेयर पे कौन बैठा हुआ है, फिर नीचे वाली चेयर घटिया चेयर पे कौन बैठा हुआ है, दरी पट्टी पे कौन बैठा हुआ है, नीचे खड़ा कौन है और खड़ा भी किसको नहीं होने दिया जा रहा है, ये इनको नहीं पता। तो रॉल्स कहते हैं कि इनसे पूछिए अब
कि जो प्राथमिक सामाजिक वस्तु है ना, प्राथमिक सामाजिक वस्तु कि उनका वितरण आप कैसे करोगे, ये लोग अब ठीक से बताएंगे कि यार इस तरीके से बांटा जाए, क्योंकि अब इनको ये नहीं पता है मैं यहाँ कहाँ हूँगा। अब ये क्या सोचेंगे कि यार हो सकता है मैं बिल्कुल यहाँ हूँ जो मुझे खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा हूँ। तो इस जो व्यक्ति को इसको पता है कि यार मुझे हो सकता है यहाँ खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा हो, तो वो बेस्ट बताएगा ना, वो बोलेगा जब न्याय की बात आएगी, उन वस्तुओं को वितरण की बात आएगी कि यार एक काम करो, जो यहाँ लास्ट में खड़ा है ना उसके लिए कुछ करो। क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है यार क्या पता मैं यहाँ हूँ, यहाँ जा सकता है ना वो, उसको ये तो पता है मैं यहाँ जाऊँगा, बट ये नहीं पता कहाँ जाऊँगा। तो ये भी सोचेगा कि यार मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये बोलेंगे कि इनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था की जाए, जो सबसे नीचे खड़े हैं, जो सबसे वंचित हैं। और जो टॉप पर है, इसमें से कोई सोचेगा यार टॉप पे जा सकता हूँ मैं, बट उसको लग रहा है नहीं गया टॉप पे, तो भी वो नीचे वालों की सोचेगा कि यार टॉप पर जो होगा वो तो अपनी खुद भी देख लेगा, बट जो नीचे है ना, मेरा अगर नीचे नंबर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो भी यही बोलेगा जो टॉप की कल्पना कर रहा होगा कि यार कुछ अच्छा दिया जाए नीचे वालों के लिए। समझ रहे हो, रॉल्स इनसे न्याय की बात करता है। आप लोग न्याय के नियम बनाओ कि न्याय, ये सामाजिक जो प्राथमिक सामाजिक वस्तु है इनको कैसे बांटे, आप लोग डिसाइड करो। क्योंकि इनसे अगर पूछ लें, इनको पता है ना अपनी पोजीशन, इन वालों से अगर पूछें न्याय का वितरण करो, हम प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं को वितरण करो, तो ये तो क्या करेगा। आपको लगता है जो टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति चाहता है जो नीचे दर पट्टी बैठा है वो यहाँ के बैठे कभी मेरी जगह को रिप्लेस करे? नेवर, कभी नहीं सोचता वो कि नीचे वाला व्यक्ति मेरी सीट को रिप्लेस कर दे, क्योंकि उनको एक्चुअली स्थिति पता है कि मैं तो टॉप पर बैठा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बट जब इसको ये नहीं पता होगा कि तेरी स्थिति कहाँ होगी, एक काल्पनिक अज्ञानता का पर्दा मान लिया जाए, तो डेफिनेटली वो जो वंचित वर्ग है, जो नीचे दबा कुचला जो वर्ग है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, ये जो वर्ग है, इस वर्ग की वो डेफिनेटली बात करेगा। ये दोस्तों जॉन रॉल्स का न्याय है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, कमेंट करके बताना, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट तो है और समझने और समझाने दोनों में डिफिकल्टी होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। ये जॉन रॉल्स ये कहते हैं। अब जॉन रॉल्स क्या कहते हैं दोस्तों, अब जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये लोग जो हैं, जो इधर जो 100 लोग थे, ये जो भी नियम और प्रक्रिया बनाएंगे वो एकदम निष्पक्ष होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इनको पता ही नहीं है मेरी क्या स्थिति होने वाली है, तो वो निष्पक्ष बनाएगा एकदम कि यार अगर नीचे वाले पायदान पर पहुंच गया ना तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो फिर उसमें वो 2 नियम बताते हैं जॉन रॉल्स। पहला नियम बताते हैं कि स्वतंत्रताओं की समानता का नियम बताते हैं एक, और एक दूसरा नियम बताते हैं जिसमें वो उसके अंतर्गत भी 2 नियम बताते हैं, विभेद का नियम बताते हैं और एक अवसर की समानता का नियम बताते हैं। इनको एक एक करके देख लेते हैं। रॉल्स दोस्तों स्वतंत्रता की समानता के नियम में कहते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है, बट वो स्वतंत्रता, अधिकतम स्वतंत्रता दो उसको, मैक्सिमम जितनी स्वतंत्रता दी जा सकती है, जितनी लिबर्टी उसको दी जा सकती है दीजिए, बट वो कहां तक दी जानी चाहिए, जहां तक वो दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करे, उतनी ही स्वतंत्रता दो, स्वतंत्रता फुल दो, बट इतनी हो जरूर होना चाहिए कि वो दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करे। मीन्स इसको एक एग्जाम्पल से समझो दोस्तों, मान लीजिए आपको स्वतंत्रता है कि आप सड़क पर आराम से बाइक वगैरह वाहन जो चला सकते हो आराम से चलाओ, खूब स्वतंत्रता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये स्वतंत्रता नहीं है ना, आप जिगजैग जा रहे हो, ऐसे ऐसे चला रहे हो, आप दूसरों का एक्सीडेंट करोगे, खुद को करोगे, यानी कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो। कहते भी है ना दोस्तों कि आपका हाथ उतना ही लंबा होना चाहिए कि मेरी नाक को ना टच करे, यानी कि आपको स्वतंत्रता है बट उतनी ही है कि मेरी स्वतंत्रता को कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये पहला वो कहते हैं, इसे स्वतंत्रता की समानता का नियम कहते हैं वो, कि अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए लेकिन उतनी जो दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करे। दूसरा नियम क्या देते हैं दोस्तों रॉल्स, कि जो सामाजिक आर्थिक विभेद हैं, यानी जो विभेद हम यहाँ पर वो सकारात्मक विभेद की बात कर रहे हैं, यानी कि अंतर कीजिए यार, ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे जो निचले पायदान पर है उनको ऊपर लाने के लिए कुछ तो विभेद करना पड़ेगा ना, कुछ तो भेद उनके साथ करना पड़ेगा, तो सकारात्मक विभेद की बात करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि विभेदों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए इन विभेदों को, कुछ नीचे वालों को हम ऊपर ला सके। वो कहते हैं कि जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग है, जिस वर्ग को सबसे कम सुविधाएं मिली हुई है, जो नीचे था, चटाई पे बैठा हुआ था, नीचे खड़ा हुआ था, खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा था, कुछ लोगों से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो जो था जिनको न्यूनतम सुविधा मिली हुई है, रॉल्स बोलते हैं उनके लिए अधिकतम लाभ पहुंचे, ऐसा विभेद का नियम बनाया जाना चाहिए। यानी ऐसा कुछ सकारात्मक विभेद करो जो उनको अधिकतम लाभ पहुंच सके उनको। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। दूसरा दोस्तों बोलते हैं इसके अंतर्गत भी कि अगर पद एवं अवसर प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। क्या, कोई भी पद है, कोई भी अवसर है,
ये सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए और समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए, किसी भी तरीके का विभेद इसमें नहीं होना चाहिए। ये अवसर की समानता का नियम है। तो हमने 3 नियम देखे एक तरीके से। पहला जो देखा था स्वतंत्रताओं की समानता का नियम रॉल्स का, और 2 है उनका, एक विभेद का नियम और एक अवसर की समानता का नियम, जो दूसरे का ही पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो दोस्तों इसमें भी ना रॉल्स, अगर उनसे पूछते हैं ना कि आप इसमें इन नियमों में से भी अगर कुछ प्रेफरेंस आपसे मांगे, तो दोस्तों रॉल्स उसमें पहले नियम, दूसरे नियम की बजाय वो पहले नियम को प्रेफरेंस देते हैं रॉल्स, अगर दोनों में कंपेयर करवाए जाए तो, यानी वो स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देते हैं। उदारवादी है ना, तो ऑब्वियस सी बात है स्वतंत्रता पर बल देंगे। वहीं अगर दूसरे नियम में भी कि 2B है एक तो और 2A है, इसमें से अगर प्रेफरेंस मांगे तो आप किसको दोगे? तो दोस्तों इसमें वो बी को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। वो कहते हैं कि पद और अवसर की जो समानता है, अवसर की जो समानता है वो होनी चाहिए, अवसर की समानता के नियम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये 2-3-4 बातें आप इसमें ये भी याद रखना। 1 और 2 में वो 1 को प्रेफरेंस देते हैं और 2B और 2A में वो 2B को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने इसको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की, जिससे शायद आप समझ सको। ठीक है दोस्तों, ये जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी सिद्धांत हो गया। अगला हम जो दार्शनिक देखते हैं वो है दोस्तों ब्रेडले। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। ब्रेडले जी क्या कहते हैं दोस्तों, इनका भी बहुत अच्छा है। ये क्या कहते हैं, देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि इनकी बहुत ही फेमस एक कोट था, कोटेशन है, उक्ति जो इसको बोलते हैं, वो है कि मेरा स्थान और उससे संबंधित कर्तव्य, माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज, ये इनका कहना है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी एथिकल स्टडीज, उसमें ब्रेडले जो है प्रत्येक मनुष्य का, उस जो इनकी बुक है एथिकल स्टडीज, उसमें ब्रेडले कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक विशिष्ट स्थान है और उस व्यक्ति को जो विशिष्ट स्थान है उसी के अनुरूप अपना काम करना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि दोस्तों उनका मानना है कि भाई जो प्रत्येक मनुष्य है ना, उसमें विशेष योग्यता होती है, वो विशिष्ट योग्यता के साथ जन्म लेता है। ऐसा उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति है उसमें एक अलग से योग्यता, उसकी विशिष्ट योग्यता रहेगी जो बाकी किसी में नहीं रहेगी, सबसे अलग वो होगा। और हर व्यक्ति की शक्ति समान नहीं होती है, उनका ये मानना है। हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सबका एक एरिया होता है और उसे अपनी योग्यता के अनुकूल ही कर्म करना चाहिए। जो उसकी योग्यता है उसके हिसाब से वो काम करे, साथ उससे ही उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा, उनका ये मानना है दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है, सही कह रहे हैं। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है दोस्तों, तो उनकी जो योग्यता थी वो क्रिकेट में थी, अगर उनसे फुटबॉल खिलाते तो शायद प्रॉब्लम हो जाती। लता मंगेशकर, उनका गाने में था। तो इसमें देखें तो वो 3 इडियट्स मूवी में जो बोला है वही तो आ रहा है। 3 इडियट्स मूवी में जो बोला गया था कि प्रत्येक मनुष्य विशेष योग्यता से जन्म लेता है और उसी के अनुकूल उसको काम करना चाहिए अपना। और क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में फिर अपना विशेष स्थान है। मान लीजिए कोई शिक्षक है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई शासक है, कोई नेता है, कोई खिलाड़ी है। तो ब्रेडले कहते हैं कि जो आपका रोल है, मान लो आप डॉक्टर हो या मान लीजिए आप शिक्षक हो, तो ब्रेडले का मानना है कि अगर आप, जो आपका रोल है, जो आपका स्थान है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना कर्तव्यों का पालन कर लोगे ना, यानी कि डॉक्टर का जो कर्तव्य है वो डॉक्टर अपना कर्तव्य निभाए, एक स्पोर्ट्समैन का जो कर्तव्य है वो स्पोर्ट्समैन अपना कर्तव्य निभाए, एक शिक्षक का जो कर्तव्य है वो शिक्षक अपना कर्तव्य निभाए। तो ब्रेडले का मानना है कि अगर हर व्यक्ति जिसका जो स्थान है समाज में, उसके अनुरूप वो एकदम कर्तव्यों के साथ काम करे, उसको पूरा करे, अच्छे से उसको निभाए, तो दोस्तों समाज में उन्नति होगी। कैसे होगी? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अब प्रत्येक व्यक्ति अपना, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, IAS, IPS, सब अपना जो स्थान है उसके हिसाब से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो अपने लिए अच्छा कर ही रहे हैं। ऐसा करने से जब सब लोग अच्छा कर रहे हैं तो पूरा समाज अच्छा हो रहा है, पूरा समाज अच्छा हो रहा है तो पूरा राष्ट्र अच्छा होगा, तो राष्ट्र उन्नति होगी, ऐसा उनका मानना था। ये दोस्तों उनका है ब्रेडले का। तो गीता में भी तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को स्वधर्म पालन का उपदेश दिया गया है। ब्रेडले लगभग उस जैसी बातें बोल रहे हैं, गीता जैसी, कि अपना जो स्वधर्म है, यानी जो अपना कर्तव्य है, जो आपका स्थान बनाया गया है समाज में, उसी कर्तव्य का आप पालन कर लोगे तो सबका उद्धार हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, ऐसा ब्रेडले कहते हैं। तो ब्रेडले के बाद दोस्तों देखते हैं अगले जो फिलोसफर है, हीगल। ये भी बहुत अच्छे फिलोसफर है, हीगल। हीगल क्या कहते हैं? कमेंट्स मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहे यार, सिर्फ एक ही कमेंट डिस्प्ले हो रहा है बस, जो पहले आया था, उसके बाद कोई कमेंट नहीं दिख रहा। बस विराज का है जय हिंद सर, उसके बाद नहीं दिख रहा है, कोई टेक्निकल इश्यू है यार। ठीक है, कोई नहीं, कमेंट नहीं दिख रहा है। जब भी कोई इश्यू होगा, मंडे वाली क्लास में भी अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा इसमें, तो मैं रिपीट कर दूंगा।
जॉन रॉल्स का, ठीक है, किसी का भी आप बता देना बस कमेंट करके, बाद में भी मैं कमेंट पढ़ लूंगा क्लास के बाद भी, ठीक है, आप तो कमेंट करके छोड़ दीजिएगा दोस्तों बस। हीगल क्या कहते हैं दोस्तों, हीगल ने ना व्यक्ति और समाज का जो संबंध है, जो घनिष्ठता है, उस पर बल दिया है, व्यक्ति और समाज की घनिष्ठता संबंध पर बल दिया है। और इसमें से व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों में से हीगल ने दोस्तों सामाजिक हितों को वरीयता दी, हीगल ने सामाजिक हितों को वरीयता दी। और देखो ये ना बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार बात बोली उन्होंने। हीगल बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो नैतिक विकास है ना दोस्तों, वो 3 अवस्थाओं में होता है, अलग अलग स्टेज होती है व्यक्ति के जीवन में। एक पर्टिकुलर एज में व्यक्ति कुछ सोचता है, एक पर्टिकुलर एज में व्यक्ति कुछ सोचता है, और एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी के बाद किसी एक पर्टिकुलर एज में व्यक्ति कुछ तरीके का सोचता है। उसमें हीगल दोस्तों 3 तरीके का वो बताते हैं। पहला बताते हैं कि बाह्य प्रेरित नैतिकता या बाह्य आरोपित नैतिकता, यानी कि कानून आरोपित नैतिकता, कानून इत्यादि के माध्यम से। दूसरा वो बताते हैं अंतः प्रेरित नैतिकता, आपकी अंतरात्मा के हिसाब से नैतिकता, दूसरी स्टेज जो बताते हैं। और तीसरी स्टेज में आके वो बोलते हैं कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित का एकीकरण हो जाता है। एक एक करके देखते हैं और क्लियर होगा दोस्तों। बाह्य प्रेरित नैतिकता में हीगल कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक पर्टिकुलर एज तक व्यक्ति क्या होता है, बाह्य आरोपित नैतिकता के हिसाब से काम करता है। मीन्स दोस्तों वो क्या करता है, जो कानून है, जो सामाजिक नियम है, उनके हिसाब से काम करता है। उसको लगता है कि कोई कानून है, उस कानून के बहस से कि यार उसमें उल्लंघन हो गया तो दंड मिलेगा, तो उस दंड के बहस से वो उचित कार्य करता है। या फिर उसको लगता है कि राज्य, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो राज्य मुझे पुरस्कार देगा, कानून में ये लिखा हुआ है ऐसा करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, तो उसके लोभ से वो अच्छा कार्य करता है। यानी कि उसको अभी इंटरनली नहीं आ रहा है इस स्टेज में। ये प्रथम अवस्था है नैतिक विकास की। जब नैतिक विकास हो रहा है व्यक्ति का तो उसकी फर्स्ट स्टेज है ये, और उसको अभी सिर्फ वो कानूनों की वजह से अच्छा कर रहा है, उचित और अनुचित कर रहा है, ठीक है। बाह्य शक्तियों द्वारा आरोपित नैतिकता है। और नैतिकता की जो विकास की जो अवस्था है दोस्तों, निम्नतम अवस्था है, सबसे लोएस्ट अवस्था है, जहां व्यक्ति की दंड के बहस से और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है एक पर्टिकुलर एज में। अब जो सेकंड स्टेज जो आती है दोस्तों, वो है अंतः प्रेरित नैतिकता। अंतः प्रेरित नैतिकता, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति दोस्तों अब इतनी मैच्योरिटी आ जाती है उसके अंतर्गत कि उसको कानून या किसी बाह्य आरोपित किसी भी चीज की उसको जरूरत नहीं है, लोभ की या दंड की वजह से वो नैतिक नहीं बनता। ये दूसरी स्टेज है। वो अपनी अंतरात्मा की वजह से अब नैतिक कार्य करता है। उसका बुद्धि का इतना विकास हो चुका होता है, बुद्धि के अधिक विकसित होने पर मनुष्य अपने नैतिक उत्तरदायित्व को समझने लगता है कि यार ये मेरा नैतिक उत्तरदायित्व है, मुझे करना ही चाहिए। वह किसी बाह्य शक्ति के दंड या भय से बाध्य होकर नहीं, बल्कि अपने अंतःकरण से, अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर वो अच्छे कार्य करने लगता है एक एज के बाद, कि यार नहीं यार कानून वानून से मुझे मतलब नहीं, मैं ये गलत काम है मैं नहीं करूंगा। वो खुद से ऐसा करने लगता है। बट इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है उसको, क्या, अब यहाँ पर उसके अंदर एक द्वंद्व चलता है, एक डिलेमा चलता है, एक संघर्ष चलता है कि व्यक्तिगत हितों को वरीयता दूं इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में, या सामाजिक हितों को वरीयता दूं, क्या करूं यार। तो इस स्टेज में दोस्तों वो व्यक्तिगत हितों को वरीयता देता है, यानी अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, ठीक है। एक तरीके से अगर इसको हमारे उनसे जोड़ें तो जो पहला तो था ना वो ब्रह्मचर्य जो था, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके समय की स्थिति थी। दूसरा जो है गृहस्थ आश्रम वाला चल रहा है। इसमें दोस्तों व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में वो कंफ्यूज रहता है यार किसको वरीयता दूं, और वो अपनी जो द्वितीय जो अवस्था है, ये नैतिक विकास की जो द्वितीय अवस्था है, इसमें वो व्यक्तिगत हितों को वरीयता देता है कि व्यक्तिगत हित यार मुझे मेरा फैमिली और ये सब देखना है। ये दोस्तों दूसरी स्थिति है एज पर हीगल। हीगल नैतिक विकास के 3 चरण बता रहा है। पहला बाह्य प्रेरित नैतिकता की, यानी कि वो बाह्य कानूनों की वजह से नैतिक बनता है व्यक्ति। एक एज के बाद दूसरी स्टेज में आता है तो वो कानूनों से नहीं बल्कि वो खुद की अंतरात्मा की वजह से नैतिक बनता है, ठीक है। तीसरी अगर स्टेज की बात करें दोस्तों तो वह है व्यक्तिगत और सामाजिक हित का एकीकरण। ये अंतिम अवस्था है दोस्तों, और नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में जो मनुष्य है उसकी बुद्धि का विकास हो गया और ज्यादा, और मैच्योर हो गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसके जो व्यक्तिगत हित हैं और जो सामाजिक हित हैं, अब उसका द्वंद्व नहीं बचा है, कोई डिलेमा नहीं है उसको कि मैं किसको वरीयता दूं, दोनों एक हो चुके हैं उसके लिए। यानी यहाँ पर वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपने सामाजिक हितों को वरीयता दे रहा है, उस चीज से ऊपर उठ चुका है वो नैतिक विकास में। अब उसके लिए दोनों बराबर हो गया कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, यार मैं अपना भला करूंगा सबका भला होगा, सबका भला करूंगा मेरा भी भला होगा। इस स्टेज पर वो व्यक्ति आ जाता है।
ये नैतिकता के विकास की राह की अंतिम अवस्था है और मनुष्य के लिए उच्चतम नैतिक आदर्श प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों देख लो, हीगल ने भी एकदम व्यावहारिक बात बोली है, कितनी अच्छा कॉन्सेप्ट है उनका। तो ये दोस्तों हीगल के 3 स्टेज थी जो हमने देखी। हीगल की जो कुछ दोस्तों नैतिक युक्तियां हैं, ये जीने के लिए मरो, डाई टू लिव, और व्यक्ति बनो, बी ए पर्सन। ये 2 उनके हीगल की कुछ नैतिक युक्तियां थी, जो उनका स्टेटमेंट है 2। डाई टू लिव, जीने के लिए मरो, व्यक्ति बनो, बी ए पर्सन। तो दोस्तों हीगल देख लिया, ब्रेडले देख लिया, और जॉन रॉल्स का न्याय देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि सोफिस्टों का दर्शन। अब की थोड़ा कमेंट देखें सर प्लीज, पीडीएफ नंबर 17-18 आज की पीडीएफ के साथ सेंड करवा देना ग्रुप में। पीडीएफ नंबर 16 के बाद 19, 17, 18 नहीं है। ठीक है विराज, बोलता हूँ पीडीएफ का। वैसे पीडीएफ डेली जा रही है यार हमारी साइड से, तो बाकी अगर कोई टेक्निकल इश्यू होगा तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। हिंदी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों सोफिस्ट जो है, जो ग्रीक जो दर्शन है, ग्रीक में दोस्तों सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जो है, उनसे पहले के जो दार्शनिक थे वो सोफिस्ट थे, ठीक है। सोफिस्ट क्या बोलते हैं ग्रीक दर्शन में, वही दोस्तों सुकरात से पूर्व सोफिस्टों ने क्या, इन्होंने क्या दिया था समझना, नैतिक सापेक्षतावाद का प्रतिपादन किया था। यानी ये बोलते हैं जो नैतिकता है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। नैतिकता जो है वो सापेक्ष है, वो रिलेटिव है किसी चीज के, ठीक है, ऐसा ये बोलते हैं। अब इसमें जो मेन जो सोफिस्ट थे दोस्तों, एक तो प्रोटेगोरस और एक जॉर्जियस, 2 प्रमुख थे। जैसे सोफिस्टों के बाद सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हम 3 को पढ़ते हैं, ऐसे प्रोटेगोरस और जॉर्जियस प्रमुख थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, रूढ़ियों का खंडन किया था, बहुदेववाद का खंडन किया था, स्वतंत्र तर्कपूर्ण चिंतन, मानववाद को आधार तैयार किया था। प्रोटेगोरस का तो बहुत ही फेमस कोट है दोस्तों, होमो मेंसूरा, अर्थात मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है, ये ऐसा बोल रहे हैं प्रोटेगोरस। होमो मेंसूरा मीन्स मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है, यानी कि नैतिक सापेक्षतावाद की बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं नैतिक सापेक्षतावाद की, ये कह रहे हैं दोस्तों कि यहाँ तात्पर्य क्या है इससे, कि जो कोई सत्य मान लीजिए, वो जो सत्य है मेरे लिए अलग हो सकता है, तो मेरी नैतिकता का मानदंड कुछ और हो सकते हैं, किसी और व्यक्ति के अलग हो सकते हैं, वो किसी और सत्य को मानता हो सकता है वो उसको सही नहीं माने, उसके लिए अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो बोल रहे हैं जो सत्य प्रतीत होता है मनुष्य, एक मनुष्य को जो सत्य प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है, और जो दूसरों को जो सत्य प्रतीत होता है वो उनके लिए सत्य है। यानी कि अब क्या किया, वही नैतिक सापेक्षतावाद, जो नैतिकता है वो रिलेटिव हो गई, मेरे लिए अलग है किसी और के लिए अलग है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, कि जो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है उसमें, कि जो मेरे लिए है वही सबके लिए, उसमें सब्जेक्टिविटी आ गई। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी में अंतर तो हम समझा ही चुके, अब वो सब्जेक्टिव हो गई नैतिकता, एकदम सापेक्ष हो गई, मेरे लिए कुछ हो सकता है किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो इसमें वो क्या कहते हैं, तो इस रूप में क्या हुआ दोस्तों, जो सत्य है वो स्थायी नहीं है, ये बदल सकता है, मेरे लिए सत्य कुछ है किसी और के लिए सत्य कुछ और है, सर्वव्यापी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है कि सब जगह एक ही हो उसकी डेफिनेशन, नहीं, सब्जेक्टिव है, मैं कुछ बोलूंगा किसी कोई और कुछ और बोलेगा, और वस्तुनिष्ठ नहीं है, वही ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। तो नैतिकता के निर्धारण का कोई वस्तुनिष्ठ सर्वव्यापी मानदंड नहीं है, ये ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कोई नैतिकता का मानदंड नहीं है जिसको हम बोल दें कि ये सब जगह अप्लाई हो जाए। नैतिकता जो है वो रिलेटिव है। तो कुछ संदर्भों में देखें तो दोस्तों एकदम सही भी कह रहे हैं सोफिस्ट, आज भी रेलिवेंट है ना, नैतिकता के मानदंड बदलते रहते हैं ना। किसी समय पर सती प्रथा जो थी उसको पवित्र माना जाता था, अगर कोई सती हो जाती थी विधवा तो उसका मंदिर भी बनवाए जाते थे, है ना ऐसा, बट अभी चीजें एकदम बदल चुकी है। तो सोफिस्ट यही कह रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के अनुसार नियम बनाता है, खुद ही नियम बना लेता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये सही है ये गलत है, मनुष्य अपनी सुविधाओं के अनुसार, और देश काल परिस्थिति इनके अनुसार उसमें खुद ही परिवर्तन कर लेता है। अभी पहले सती प्रथा पवित्र मानी जाती थी, मनुष्य पवित्र मानता था, बाद में अब मनुष्य इसका विरोध कर रहा है। तो अपना जब उसको आवश्यकता थी, सुविधा के अनुसार उसको लगा तो उसको पवित्र मानता था, फिर देश काल परिस्थितियां बदली, समय बदला, परिवर्तन हुए तो उसको गलत मानने लग गया। तो सोफिस्ट कह रहे हैं कि इस प्रकार जो नैतिकता है ना दोस्तों, सापेक्षतावाद है और व्यक्तिवाद है, यानी जैसा व्यक्ति या मनुष्य चाह रहा है वैसा ही हो रहा है, और वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो बदलती रहती है। ये बात एकदम इन्होंने जो कोर एथिक्स है ना उसकी बात कर दी दोस्तों सोफिस्टों ने। नैतिकता सच यही है दोस्तों, किसी भी चीज को हम 100% नैतिक नहीं मान सकते, कोई भी काम हो चाहे, हो सकता है किन्हीं संदर्भों में वो अनैतिक हो और किन्हीं संदर्भों में वो नैतिक हो, हम ऐसा नहीं कह सकते कोई भी कार्य को
कि जो एकदम वो 100% नैतिक है या वो 100% अनैतिक है। नैतिकता जो है दोस्तों बीच का मार्ग है, ठीक है। ये सोफिस्टों का दर्शन था। तो आज हमने रॉल्स को देख लिया, हीगल, ब्रेडले, रॉल्स, हीगल, ब्रेडले और सोफिस्ट, ये देख लिए, ठीक है दोस्तों। मंडे हम डिस्कस करेंगे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इमैनुअल कांट, बेंथम और मिल, उपयोगितावाद जो है उनका, ये हम मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे को हमारा टॉपिक नंबर 5 फिनिश हो जाएगा और ट्यूसडे से हम टॉपिक नंबर 6 अपना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सैटरडे संडे कल जो हमारा ऑफ रहता है उसमें रिवीजन करते रहिए, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।